Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic sampling, concept and types of probability sampling. यानी कि आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट में द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और इसके साथ साथ इसके कितने टाइप्स हैं, क्योंकि दो मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे इसको हम, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स ऑल्सो. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सैम्पलिंग. क्या होती है सैम्पलिंग? Sampling is a technique of selecting individual members or a subset of the population to make statistical inferences from them and estimate characteristics of the whole population. Different sampling methods are widely used by researchers in market research so that they do not need to research the entire population to collect actionable insights. एक्चुअल में है क्या, जो मार्केट रिसर्चर्स हैं उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कंडक्ट करनी होती है और उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो वो कंप्लीट पॉपुलेशन को अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड करें या फिर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर अपनी रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करें और उसे कंप्लीट पॉपुलेशन मान लें. तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स पॉपुलेशन में से सेलेक्ट की गई हैं उसे हम सैंपल का नाम देते हैं और उन सैंपल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसको हम सैम्पलिंग प्रोसेस का नाम देते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं सैम्पलिंग एक वो पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल मेंबर्स का एक प्रॉपर सेट सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको पॉपुलेशन के इक्वल मानते हुए उनके फीचर्स को स्टडी करते हैं और जो उनके फीचर्स निकल कर आते हैं उसको हम होल ऑफ द पॉपुलेशन के फीचर्स कंसीडर कर लेते हैं. कंप्लीट पॉपुलेशन को हमें अपनी स्टडी में शामिल ना करना पड़े, इसी वजह से हम सैम्पलिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं. It is also a time convenient and a cost effective method and hence forms the basis of any research design. Sampling techniques can be used in a research survey software for optimum derivation. इसके साथ साथ टाइम भी बहुत कम खर्च होगा हमारा. जब हम सैम्पलिंग के बेसिस पर अपनी रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो टाइम भी बहुत कम खर्च होता है, कॉस्ट भी बहुत कम लगती है और इसी वजह से रिसर्च डिजाइन में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ऑप्टिमम डेरिवेशन को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है जो अपने ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स को पता करना चाहता है कि भाई जब कंट्री के अंदर जो इसके पेशेंट होंगे जब वो उसके ड्रग को कंज्यूम करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा. तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो गई अगर मैं ये कहूँ कि हर किसी को वो अपनी रिसर्च स्टडी में शामिल कर ले और हर किसी पर इसका इफेक्ट स्टडी करे. तो उस केस में रिसर्चर क्या करेगा, एक सैंपल ऑफ पीपल को सेलेक्ट करेगा, जो कंप्लीट डेमोग्राफी है उसमें से एक सैंपल को सेलेक्ट करेगा लोगों के और फिर उन पर रिसर्च करेगा और फिर उसके बेसिस पर जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे उसे वो कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर लेगा. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग. Now we will talk about the different types of sampling methods. तो different of types of sampling methods, यहाँ मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है सैम्पलिंग मेथड्स के रेफरेंस में, जहाँ मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है. एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स जिसे मैंने लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और राइट साइड में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जिसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में भी चार मेथड्स हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. और ऐसे ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी चार मेथड्स हैं इसके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. नाउ वी कम टू द सैम्पलिंग इन मार्केट रिसर्च इज ऑफ टू टाइप्स. तो दो तरीके की सैम्पलिंग रहती है मार्केट के अंदर.
एक तो मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। इट इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर अ रिसर्चर सेट्स अ सिलेक्शन ऑफ अ few criteria and choose members of a population randomly. All the members have an equal opportunity to be a part of the sample with this selection parameter. यानी कि ये वो पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है या वो मेथड होता है सैम्पलिंग का जहाँ पॉपुलेशन में शामिल हर किसी पर्टिकुलर यूनिट के रिसर्च में शामिल किए जाने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। यानी कि रैंडम सिलेक्शन होता है, आंख बंद के सिलेक्शन किया जाता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम देते हैं। दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिल्कुल अपोजिट होगी इसकी, है ना। यानी कि यहाँ पर हर पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं हर किसी के इंक्लूड होने के इक्वल चांसेस नहीं होते, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ जो रिसर्चर है वो मेंबर्स को चूज करता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडम बेसिस पर। ये कोई एक फिक्स्ड या प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन अ सैंपल। इसी वजह से सैंपल के अंदर हर पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के शामिल होने के चांसेस इक्वल नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमने डिस्कस किया था अभी, ना। ये वो सैंपलिंग टेक्निक होती है जहां रिसर्चर लार्जर पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मेथड या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड मेथड को सिलेक्ट करता है और इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड मेथड के बेसिस पर पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सेलेक्ट करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में, यानी कि सैम्पलिंग मेथड में हर एक मेंबर, यानी जो पॉपुलेशन का हर एक मेंबर है उसको कंसीडर किया जाता है और हर किसी के सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेसिस पर सैम्पलिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 1000 मेंबर्स हैं एक पॉपुलेशन में, और अगर 1000 मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/1000 हो गई। अगर सैंपल हमें बनाना है तो हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/1000। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एलिमिनेट्स बायस इन द पॉपुलेशन एंड गिव्स ऑल मेंबर्स अ फेयर चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो इस तरह से ये जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वो पॉपुलेशन में से बायसनेस को एलिमिनेट कर देता है और एक तरीके से हर मेंबर को एक फेयर चांस देता है कि वो सैंपल के अंदर इंक्लूड हो सके। नाउ वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी हैं, मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट किया है। द फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन क्लस्टर सैम्पलिंग, देन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कम टू द वेरी फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दैट हेल्प्स इन सेविंग टाइम and resources is the simple random sampling method. It is a reliable method of obtaining information where every single member of a population is chosen randomly, merely by chance. Each individual has the same probability of being chosen to be a part of sample. बहुत सिंपल तरीका होता है और सबसे बढ़िया तरीका भी होता है। दिस इज द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और जिसके हेल्प से हमारा टाइम भी बचता है और हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं। सबसे रिलायबल मेथड होता है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हमें पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करना होता है और इसमें हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 500 एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं। अगर एचआर टीम डिसाइड करती है कि उन्हें एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम को कंडक्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका फॉलो करेंगे। हर किसी के नाम की एक पर्ची बाउल के अंदर रख देंगे और फिर उसमें से जितने की भी टीम चाहिए उतने की टीम वो उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पर्ची रखी हुई है बाउल के अंदर तो हर एक एम्प्लॉय के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी वजह से इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का नाम देते हैं। नाउ कम टू द
सेकंड टाइप एंड सेकंड वन इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या होती है क्लस्टर सैम्पलिंग? Cluster sampling is a method where the researcher divide the entire population into sections or clusters that represent a population. Clusters are identified and included in a sample based on demographic parameters like age, sex, location, etc. This makes it very simple for a survey creator to drive effective inference from the feedback. यानी कि जब यहाँ पर पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट करना होता है रिसर्चर को, तो क्या करता है वो किसी भी एक डेमोग्राफिक फीचर को यूज़ करते हुए उसके बेसिस पर मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर एक पार्ट को एक इंडिविजुअल क्लस्टर का नाम देते हैं और इस तरह से हर क्लस्टर में से वो एक रैंडम बेसिस पर सैंपल को सिलेक्ट करता है और अपना एक कंप्लीट सैंपल क्रिएट कर लेता है। तो इसको हम क्लस्टर सैंपलिंग का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने मेनलैंड यूएस में रहने वाले इमाइग्रेंट्स के नंबर्स को एवेल्युएट करना चाहती है। तो क्या करेगी वो अपनी कंप्लीट स्टेट को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स, जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स, कोलोराडो, हवाई। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करेगी और फिर हर अलग अलग जगह पर वो माइग्रेंट्स के नंबर्स को सर्च करना शुरू कर देगी और एक सर्वे कंडक्ट करेगी इस तरह से। तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने कंप्लीट स्टेट को क्लस्टर्स में डिवाइड कर रखा है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्या होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग? रिसर्चर यूज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड टू चूज द सैम्पल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स. It requires the selection of a starting point for the sample and sample size that can be repeated at regular intervals. This type of sampling method has a predefined range and hence the sampling technique is the least time consuming. सबसे important point क्या है यहाँ पर? ये जो टेक्निक है वो least time consuming है, यानी कि सबसे कम टाइम को कंज्यूम करती है ये टेक्निक। और क्या करते हैं जो रिसर्चर्स हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं दी हुई पॉपुलेशन से रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर सैंपल नंबर को चूज करने में। इसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया जाता है और उसके साथ साथ सैंपल साइज को भी डिसाइड कर लिया जाता है और फिर जब सैंपल्स के रिगार्डिंग यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है तो एक रेगुलर इंटरवल को रिपीट करते हुए आप क्या करते हो, अपना यूनिट्स का सिलेक्शन करते हो सैंपल्स में और इस तरह से कंप्लीट सैंपल डिज़ाइन कर लेते हो क्योंकि इसकी एक प्री डिफाइंड रेंज होती है और इसी वजह से ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमें ये। मान लीजिए कि एक रिसर्चर है जो 500 लोगों का एक सिस्टमेटिक सैंपल कलेक्ट करना चाहता है आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5000। 5000 की पॉपुलेशन है और 500 का उसको सैंपल चाहिए। तो क्या करेगा, वो नंबरिंग दे देगा हर आइटम को 1 से लेकर 5000 तक उसने नंबरिंग दे दी। अब देखो 500 बटे 5000 बटे 500 कर लो, 10th हो गया। तो किसी एक नंबर को वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा पहले तो, और फिर उसके बाद हर 10th आइटम को वो अपने सैंपल साइज में इंक्लूड कर लेगा। तो इस तरह से उसका 500 का सैंपल तैयार हो जाएगा। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। फोर्थ की बात करते हैं। द फोर्थ टाइप इज दैट इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्या होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? इट इज अ मेथड इन विच द रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स दैट डोंट ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। While sampling, these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. तो स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेटा होता है पार्ट, एक सेगमेंट, एक सब पार्ट को डिफाइन करता है एक स्ट्रेटा। तो जो रिसर्चर है वो कंप्लीट पॉपुलेशन को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फिर वो हर एक अलग अलग स्ट्रेटा में से अलग अलग सैंपल साइज को कलेक्ट करते हुए अपने कंप्लीट सैंपल को कलेक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिसर्चर है
वो डिफरेंट एनुअल इनकम डिवीजन में रहने वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना चाहता है। तो क्या करेगा, वो इनकम के बेसिस पर कंप्लीट पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर लेगा। जैसे कि वो कस्टमर ग्रुप जिनकी इनकम $20,000 से कम है, जिनकी इनकम $21,000 से $30,000 के बीच में है, जिनकी इनकम $31,000 से $40,000 के बीच में है, जिनकी इनकम $41,000 से $50,000 के बीच में है। इस तरह से वो डिफरेंट ग्रुप्स में कंप्लीट पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेगा। इस तरह से जो रिसर्चर है उसको डिफरेंट इनकम ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम इस सैम्पलिंग को नाम देते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ओके, द रेस्ट of the topic we will discuss in the next lecture. Thank you.